बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स है। तो अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। ये कंपैरेटिवली शॉर्ट लेक्चर है और इसमें कोई नई चीज़ भी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं रेप्टाइल की किडनीज़ की। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस रेप्टाइल्स की किडनीज़ और फिशेस और एम्फीबियंस की किडनीज़ ऑलमोस्ट एक ही तरह की होती हैं। लेकिन खुश्की पे रहने का मतलब है कि पानी से दूर रहना और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना, जिसके अंदर हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता। वाटर डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन और हीट मेन फैक्टर्स हैं इसमें। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ओवरऑल रेप्टाइल्स का साइज़ भी एम्फीबियंस की निस्बत काफ़ी बड़ा होता है। इनका मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होता है, इसलिए इनको इस तरह की एफिशिएंट किडनीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो एक तो इनके मेटाबॉलिक वेस्ट को भी डील कर ले, दूसरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करे और उसके अंदर वाटर के लॉस को कम से कम कर दे। तो किडनी जिसके अंदर ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो वो रेप्टाइल के एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है। इनको मेटानेफ्रिक किडनीज़ कहा जाता है और ये कंपैरेटिवली बेहतर किस्म की होती हैं एज़ कम्पेयर टू मीज़ोनेफ्रिक किडनीज़। ये उससे अच्छी किस्म की है, इसमें नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होता है ताकि ये यूनिट टाइम के अंदर किडनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर सके और फिर किडनीज़ उस ब्लड को फ़िल्टर कर सकें। ये रेप्टाइल की किडनी का जनरल स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम है। तो मेटानेफ्रोसिस के ऊपर लिखा हुआ, यानी कि ये मेटानेफ्रिक किडनी है। इनके अंदर किडनीज़ का एक पेयर पाया जाता है, यानी कि टोटल 2 किडनीज़, और वो इनकी बॉडी में डॉर्सल साइड पर होती हैं, वैसे वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पे। ठीक है, यूरोमास्टिक्स एक लिजर्ड होती है। यह लिजर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसका यूरिनोजेनिटल सिस्टम, यानी कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनीज़, एसोसिएटेड वेसल्स, डक्ट्स और क्लोएका दिखाया गया है। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड कंपैरेटिवली नॉन टॉक्सिक है, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व भी नहीं होता, इसलिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेसिपिटेट डाउन करता जाता है, यानी कि नीचे बैठता जाता है, और यूरिक एसिड को ना होने के बराबर यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ सेमी सॉलिड या पेस्ट फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट भी किया जा सकता है। तो इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर या जो क्लोएका नाम का ऑर्गन है, इसकी वॉल्स वेस्ट के अंदर से बहुत सारा वाटर दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है और ये यूरिक एसिड को कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक पेस्ट की तरह की फॉर्म में स्टोर भी करके रख सकते हैं। यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे अडॉप्ट करने से इनका एक ये फ़ायदा भी हुआ है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर इनके एम्ब्रियोज़ की डेवलपमेंट, यानी कि इनके अंडे जो देते हैं और अंडों के अंदर बच्चे डेवलप होते हैं, ये उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक है। इसलिए एग के अंदर जो 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें से एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का नाइट्रोजनस वेस्ट भी अपने अंदर स्टोर करती जाती है, जिससे एम्ब्रियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये रेप्टिलियन नेफ्रॉन का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है,
जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। ओवरऑल इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है ये जनरल उसी नेफ्रॉन की तरह का जो आपने इंसान के अंदर पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो एक तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये वाटर का मैक्सिमम पार्ट दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि इसके जो लंग्स होते हैं ये बॉडी में अंदर वाली साइड पर होते हैं। इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। एम्फीबियंस चूँकि अपनी स्किन को भी रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे यूज़ करते हैं, स्किन उनकी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, हर वक्त उस पर हवा और धूप लगती रहती है, इस वजह से काफ़ी सारा पानी वहाँ से भी एवेपोरेट होता रहता है। कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं वहाँ से ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। और इसके अलावा उसमें अडाप्टेशंस हैं कि स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए एज इट वाटर को यूज़ करने की बजाय एक थिक और विस्कस सब्सटेंस यानी कि म्यूकस को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पानी का लॉस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उनको पानी के अंदर या उसके आसपास रहना पड़ता है। इसके बरक्स जो एम्फीबियंस की स्किन होती है ये सख्त होती है, बिल्कुल ड्राई होती है, स्केल से कवर्ड होती है और ये टोटली इम्परमिएबल होती है। ना अंदर से पानी बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। तो ये स्किन एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर को रोक देती है। नेक्स्ट इनके अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशंस आती हैं जिससे ये वाटर को मज़ीद सेव कर सकते हैं। इसमें गर्म इलाकों में रहने वाले रेप्टाइल्स नॉकटर्नल होते हैं, वो दिन को निकलते ही नहीं हैं, सिर्फ रात के टाइम बाहर आते हैं और दिन के वक्त किसी पत्थर वगैरह के नीचे साए में या मिट्टी में सुरंग सी बना के उसके अंदर छुप के बैठे रहते हैं। फर्दर मोर कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पानी की काफ़ी सारी क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल चक वाला लिजर्ड है जो कि स्किन के नीचे मौजूद लिम्फेटिक स्पेसेस के अंदर और अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पानी की काफ़ी सारी क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं, उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, एक अगली चीज़ है, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये होता है साल्ट ग्लैंड। होता यह है कि कुछ रेप्टाइल्स इस तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे उनको जो वाटर अवेलेबल होता है उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब वो पानी पीते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो वो जो एक्सेसिव साल्ट है वो भी उनकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव साल्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमने फिशेस वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किए थे। अब किडनीज़ इतना ज़्यादा साल्ट बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए इनकी बॉडी में एक एक्सेसरी मैकेनिज़्म होता है, उसको साल्ट ग्लैंड कहते हैं। आँखों के अंदर जहाँ पे टीयर ग्लैंड होता है, जहाँ से आंसू निकलते हैं, उसके साथ ही बिल्कुल साल्ट ग्लैंड होता है। तो ये साल्ट ग्लैंड रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है और कुछ बर्ड्स के अंदर भी होता है, हम अगले चैप्टर में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर ये इसके ब्लड के अंदर से और बॉडी का जो एक्स्ट्रा साल्ट है उसको अलहदा करके टीयर्स की फॉर्म के अंदर यानी कि पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बना के इसकी आँख के थ्रू वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे गिरता जाता है। उर्दू में आपने कहावत सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू रोना। तो मगरमच्छ रोता नहीं है, वो जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वो चीज़ यही होती है कि मगरमच्छ बेसिकली अपने एक्सेसिव साल्ट को अपने साल्ट ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा होता है। साल्ट ग्लैंड इसके टीयर ग्लैंड के साथ होता है, इसकी आँख के कोने के अंदर। वहाँ से जब पानी के कतरे टपकते नज़र आते हैं, दूर से देखने वाले समझते हैं कि मगरमच्छ रो रहा है, लेकिन चूंकि इसके दांत हर वक्त नज़र आते रहते हैं तो कहते हैं कि रो भी रहा है और ये हंस भी रहा है, मतलब ये फ्रॉड कर रहा है। लेकिन ना वो रो रहा है, ना हंस रहा है, ना फ्रॉड कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सेसिव साल्ट से जान छुड़वा रहा है। ठीक है, ये वाली डायग्राम के अंदर एक क्रोकोडाइल का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया गया। ये वाला जो कछुआ है, सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, कछुआ है, टर्टल, इसके अंदर आप देखिए, मैं आपको एक दफ़ा से मेंशन कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये इसका हार्ट है, ये इसका लिवर और इसके लंग्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके साथ ये इसकी डॉर्सल साइड पे, ये बॉडी की डॉर्सल साइड है, ये इसकी किडनीज़ हैं डॉर्सल साइड पे होती हैं।
ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है और ये इसका क्लोएका, जहाँ से इसके सभी वेस्ट एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसमें ये जो आपको रेड और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये इसकी ब्लड सप्लाई को शो करती हैं, जो कि सारी ब्लड सप्लाई इसकी किडनी से होकर गुजरती है और वो ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट को फ़िल्टर करके अलहदा कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इतना ही था, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। इसके अंदर आपको अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।